हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 1, 2, 3 सभी का देख चुके हैं। मैथ, साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका मॉडल सेट हम लोग देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आइए इससे पहले हम लोग सबका देख चुके हैं। तो ये चौथा मॉडल सेट है और ये कक्षा आपका 10 है। देख सकते हैं कि साइंस है। आपको 1.5 घंटा समय मिलेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 प्रश्न रहेगा। ये तो सभी सेट में आप लोग देख ही चुके हैं। और आपका जो निर्देश है तो निर्देश सब में सेम रहता है। ये तो मैं आप लोगों को फर्स्ट में ही बता चुका हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को। चलिए, ये चौथा सेट का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। यह है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो परावर्तन कोण क्या होगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर मान ले कोई एक सतह है और ये है एक अभिलंब है, मान ले अभिलंब है और इधर से आपतित किरण आप आ रहा है और ये परावर्तित है, इधर से परावर्तित हो गया और इसके बीच अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये दोनों के बीच में, तो ये जो होता है ये आधा होता है और ये आधा होता है। दोनों मिल करके 90 है। इसका मतलब ये 45 होगा, ये 45 होगा, दोनों आधा आधा होगा। चलिए, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो 90 डिग्री जब का कोण बनता है तो बोलता है परावर्तन क्या होगा, तो परावर्तन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए, अगला है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाती है, जैसे ये है तो ध्रुव यहाँ पर ये होता है फोकस, ये होता है आपका वक्रता केंद्र और यहाँ पर होता है ध्रुव। तो तीनों को जब मिलाता है तो कौन मिलाता है, ये आपका मुख्य अक्ष मिलाता है। तब तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। तो r क्या होता है, 2 गुनी होता है, तो 16 है तो इसका डबल 32 हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया जिसमें उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। और है कि सीधा और आवर्धित, यानी सीधा भी बनना चाहिए और आवर्धित बनना चाहिए। तो अवतल दर्पण का एक ही कंडीशन है जो सीधा और आवर्धित बनता है। तो कहाँ पर, जब इसको यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण का, तो गाड़ी का साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का किया जाता है और हेडलाइट के रूप में अवतल का किया जाता है। तो याद रखिएगा, हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, ये अवतल का किया जाता है। अरे लेकिन हमको पूछा क्या है, उत्तल का पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। जल में सिरका डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर, सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठ जाता है। यह प्रकाश के घटना को दर्शाता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, अपवर्तन के कारण के वो सिक्का ऊपर उठाई दिखा देता है। आगे देखिए, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य अक्ष पथ से विचलित नहीं होती है। तो जब उसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र से अगर गुजारते हैं तो उस समय वह नहीं विचलित होता है। अगर कोई भी लेंस है उसमें अगर हम लोग अगर उसको गुजारते हैं तो विचलित हो जाता है, लेकिन जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारा जाता है तो वो विचलित नहीं होता है। तब का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। चलिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो देखिए इसका क्या होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्रित कर देता है। तो ये तो सही है, 100% सही है। यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये गलत है। उत्तल लेंस फैलाता नहीं है। ये प्रकाश की किरणों को सीधा में भेजता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण कौन करता है। तो नेत्र में जाने वाली प्रकाश की किरण का मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो वह पुतली करता है। कौन करता है, पुतली। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के निकट बिंदु क्या है। तो ये तो हर सेट में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। तो मानव नेत्र में वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर।
आगे देखिए, जरा दूरदृष्टता होने का कारण क्या है, तो वो जो होता है उसका समंजन क्षमता जो होता है धीरे धीरे घटने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसका जरा दूरदृष्टता उस व्यक्ति उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो बीमारी होता है तो अधिक उम्र के व्यक्तियों में ये होता है, खास करके देखा जाता है। तो आगे देखिए 13वां नंबर, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। जिसके कारण से फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन को। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। सब मॉडल सेट में देखिए आप लोग तो संतुलित करने के लिए दिया जा रहा है। तो देखिए दिया हुआ Fe + H2O, तो आप इसमें Fe देखिए 1 है, इसमें 3 है, तो आपका ये संतुलित नहीं है। फिर दिया 3Fe, यहाँ पर 3Fe, ठीक सही है। यहाँ पर H कितना है, H आपका 2 है, यहाँ पर कितना है H, यहाँ पर देखिए आप 8 है, तो ये भी गलत है क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ Fe 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, सही है। H कितना है, 4 दूना 8 है, तो यहाँ पर भी 4 दूना 8 है, ठीक है। O कितना है, यहाँ O आपका 4 है, यहाँ पर भी O 4, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। आपका सी जो है आपका सही है, संतुलित है। आगे देखिए, दिए गए समीकरण में किस भाग का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। फिर वही उपचयन अपचयन आ गया। तो उपचयन मतलब हर सेट में आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ओ में वृद्धि यानी ओ में वृद्धि, और अपचयन का मतलब ओ में कमी। अपचयन का मतलब हो गया अपचयन, तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन में कमी, माइनस मतलब कमी। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, तो सी क्या पूछा है कि उपचयन और अपचयन। तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि, तो H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, H2 क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन। तो उपचयन हो गया, और अपचयन कौन हो रहा है, तो आपका CuO हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर का ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 16वां नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। आगे देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होते हैं, और उसी के लिए तो हम लोग तो संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। आगे देखिए 18वां नंबर, CH4 + O2 CO2 + H2 + ऊर्जा। तो ये बोल रहा है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। अगर कभी भी अगर उत्पाद के रूप में ऊर्जा अगर देता है तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर यहाँ पर ऊष्मा यहाँ लिखा रहता यहाँ पर, तो वह ऊष्मा शोषी हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा देना पड़ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है प्लस में, इसका मतलब ऊष्मा हमको दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 19वां नंबर कि A+ अम्ल, यानी ए क्या है उस चीज़ को नहीं कहा, तो बोला है कि लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल का निर्माण करता है। तो ये कब होता है, तो अम्ल, क्षारक, लवण, कार्बोनेट, क्षारक। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तब ये लवण भी निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निर्माण करता है और जल का भी निर्माण करता है। जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा, तो लाल नहीं होगा। तो अगर जो अम्ल नहीं है तो लाल नहीं होगा। तो ये NaOH क्या है, एक क्षारक है। क्या ये क्षारक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका पूछा है नहीं कौन होगा, तो यही हो जाएगा, इसके द्वारा नहीं कर पाएगा वो लाल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारक है। आगे देखिए कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टल का जल मौजूद है। तो आप देखिए कि जल जिसमें है वही आपका ऑप्शन नहीं सही है, इसमें देखिए जल मौजूद है, तो यही आपका ऑप्शन हो गया। अगला देखिए कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, किस लवण का, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्या, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को कि जल की उपस्थिति, 23वां नंबर, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें OH- उपस्थित होता है, तो उसमें क्या आता है, H+ आयन उपस्थित होता है, इसीलिए तो उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 22वां नंबर कि ABCD का pH मान दिया क्रमशः, तो ये है ABCD, तो बोला यह पदार्थ कौन क्षारक है, तो क्षारक कौन है, तो 7 से अधिक जो होता है क्षारक होता है, तो 14 आपका डी नंबर में, तो आपका ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है। ये चित्र तो तीसरा सेट में भी दिया हुआ है, ये चित्र को बार बार रिपीट कर दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आपका वियोजन हो रहा है, तो यानी वियोजन अभिक्रिया हो रहा है इसमें,
ये तो पिछला सेट में ही बता चुके हैं, ये बीजोन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 26वां नंबर, कि भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह को से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन सा जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? एक जगह से दूसरी जगह, तो कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? तो उसको हम लोग संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, उसको हम लोग संवहन कहते हैं। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश संश्लेषण में जल का तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो यानी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। आगे देखिए कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य में स्वपोषी नहीं, ये तो गलत है। मृतजीवी पोषण नहीं, ये भी गलत है। ये परजीवी पोषण होता है। परजीवी मतलब होता है कि आप दूसरे पर आश्रित रहना, सॉरी यानी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और समप्रभाजी तो आपको बताइए, पिछला में बताइए कि जब ये पूरे को निगल लेता है कोई भी चीज़ को, तो उसको लोग समभोजी कहते हैं। आगे देखिए 29 नंबर, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो ये जब का हो जाएगा, टाइपेज नामक एक होता है, उसी के द्वारा ये पाचक होता है, टाइपेज नामक। और ये जो होता है, ये जो पाचन करता है, ये प्रोटीन को पाचन करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को पाचन करता है, प्रोटीन को। ट्रिप्सिलिन जो होता है, ट्रिप्सिलिन, तो ये होता है प्रोटीन को पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वो वसा को पाचन करता है, एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 29 नंबर का 30 नंबर क्वेश्चन, कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला देखिए, पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। पिछला सेट में बताइए, ये किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। तो पौधे में पत्तियों द्वारा भोजन संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। जल अगर बोले तो जाइलम होता है, फल बोले मतलब भोजन का संवहन तो फ्लोएम के द्वारा। आगे देखिए, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? तो उसको जनन करना पड़ता है। ये भी तीसरा सेट में था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 33वां नंबर, कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? ये तो दिया गया, ये दिया हुआ है, तो ये किस प्रकार का दर्शाता है? तो ये आपका है, ये हाइड्रा है, नहीं हाइड्रा नहीं, ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम का पत्ती है। तो ये क्या होता है? कायिक परिवर्धन इसको कहते हैं, कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन नहीं, उसमें नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, परागकण होगा। तो ये क्या होता है? अंकुरन हो जाता है। अगला देखिए, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो डिग वाहिनी में होता है। कहाँ होता है? डिग वाहिनी में होता है। चलिए अगला देखते हैं, तो और लिखा रहता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। डिग वाहिनी, इसको इंग्लिश से फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। देखिए, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल विद्युत संयंत्र के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ये कथन दे दिया, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। लिखा है कि यह अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है। तो ये तो गलत है, ये तो नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, इसको लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं होता है, ये तो गलत है। इसमें दिया है कि इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल 100% सही बात बोला है कि जिस जगह पर अगर बनाया जाता है वहाँ पर पेड़ पौधा काटा जाता है। बहुत से स्थान पर, मतलब बहुत से दूर दराज जगहों पर क्या होता है? जलमग्न होता है, जिसके कारण से वह ज़मीन बर्बाद हो जाता है और पेड़ पौधा को काटा जाता है। उस जगह पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर गांव अगर बसा है तो गांव को विस्थापित करना पड़ता है। इसीलिए आपका ये क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देता है। ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर का सी। 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला देखते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन, कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो सौर सेल का क्या सीमाएं हैं? इसमें केबल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है। तो ये आपका नहीं होगा, उसमें केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ये आपका तो सही होगा, सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें दूरवर्ती क्षेत्र भी उपयोग किया जा सकता है। ये गलत बात है, उसमें दूर दराज ज़्यादा दूर तक हम नहीं ले जा सकते, ये अत्यधिक महंगा होता है। तो महंगा भी उतना नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? ये सौर ऊर्जा
उपयोग होता है। ये आपका कंडीशन है कि उसमें सौर ऊर्जा ही चाहिए उसमें, तब उसका हम लोग ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं सोलर सेल में। आगे देखिए नाभिक ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं। तो नाभिक ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं, तो इसको देखिए 38वां नंबर को। तो इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है। तो 100% सही बात है कि जब हम लोग नाभिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसमें यूरेनियम की आवश्यकता होता है। चलिए बाद बाकी सब क्या है आपका गलत है ऑप्शन। चलिए 39 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से लकड़ी और कोयला तो नहीं होगा, लेकिन CNG अगर नहीं रहता तब LPG से ही होता है, लेकिन CNG इससे भी बेटर है, इसलिए क्या हो जाएगा CNG हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 40वां नंबर कि निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। जीवाश्म ईंधन तो तापीय विद्युत में ही आपका जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, जल विद्युत में नहीं होता है, नाभिक में भी नहीं होता है और भूतापीय में भी नहीं होता है। ये था आपका 40 प्रश्न था। 40 प्रश्न का हम लोग पूरा आंसर डिटेल के साथ देख चुके हैं। यदि आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोग बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जितने भी मॉडल सेट है सभी सेट का आप लोग को सॉल्यूशन दिया जाएगा और जितने भी हैं आपका सॉल्यूशन उसमें अपलोडेड है सभी सब्जेक्ट का। और आप लोग को टर्म सेकंड जब फाइनल एग्जाम होगा तो उसका भी मॉडल सेट जारी होगा, उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसलिए चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।